Hello students, welcome to Filler Form channel. ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी अपडेट्स एग्जाम्स के बारे में वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएंगी। हमारे केवीएस पीजीटी, टीजीटी, सोशल साइंस और पीजीटी हिस्ट्री का जो है फुल कोर्स करवाया जाएगा आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट का। और सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो क्लास है वो रेगुलर होती है, वो होती है 9 बजे। So if you want to be succeed, then attend my class regularly. आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा, हर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है करवाया जाएगा पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट का। और हमारा जो सीटेट बैच है ये भी अभी शुरू हुआ है, नया बैच शुरू हुआ है। और इसमें भी जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास आपकी 9 बजे होगी रेगुलर, मंडे टू सैटरडे 9 बजे। और जो मेरा कंटेंट होता है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है, क्योंकि आपका जो टैट है वो जो है एनसीईआरटी में से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो पूरा फोकस है वो एनसीईआरटी पर है। और आज मैंने क्या किया है, पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद जो है मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो पॉवर्टी एज ए चैलेंज होगा। और इसमें देखेंगे पॉवर्टी एज ए चैलेंज, और इसके जो लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो आज क्लास को पूरा अटेंड करना, बीच में मत छोड़ना, और क्लास को लाइक कर दीजिए। Poverty as a challenge. तो अपने दैनिक जीवन में हम अपने चारों ओर गरीबी देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, देखो, in our daily life we see poverty all around us. They could be landless laborers in village, people living in overcrowded juggies in cities, daily wages workers or child workers in dhabas. So in India, every fourth person is poor. So we can say that in India, every fourth person is poor. And जो लोग पॉवर्टी में शामिल है वो है they could be landless laborers in villages, people living in overcrowded juggies in cities, daily wage workers or child workers in dhabas. तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको आज कंसेप्ट अच्छे से समझना। लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आप समझ लेना कि आपको कंसेप्ट, अगर आप उनका आंसर दे पाते हो जो लास्ट में मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे, तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गरीबी के दो विशेष मामले देखते हैं हम कि गरीबी का अर्थ है भूख और आश्रय की कमी। गरीबी में हम किन किन चीजों को जो है पैरामीटर्स बनाते हैं कि गरीबी में इसके पैरामीटर्स जो होते हैं वो हम देखते हैं अभी। देखो, भूख और आश्रय की कमी, स्वच्छ पानी, स्वच्छ सुविधाओं की कमी, न्यूनतम सभ्य स्तर पर नियमित नौकरियों की कमी। तो ये सब चीजें हैं जिन्हें हम गरीबी में शामिल करते हैं। गरीबी को संदर्भ भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। भारत वास्तव में तभी समृद्ध होगा जब उसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से आजाद हो जाएंगे।
मतलब हम वास्तव में भारत को तभी आजाद कह सकते हैं जब लोग जो है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको जो है जो जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, भोजन मिले और रहने के लिए घर मिले। तो जब जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भारत के सभी लोगों को मिल जाएंगी तो हम सच्चे अर्थों में कह सकते हैं कि भारत एक आजाद देश है। तो ये अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Two typical cases of poverty. Poverty means hunger and lack of shelter, lack of clean water and sanitation facilities, lack of a regular job at a minimum decent level. So poverty is considered as one of the biggest challenges of independent India. India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. अब आगे देखते हैं जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो किस प्रकार से जो है गरीबी का अध्ययन करते हैं। तो जो सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा देखी गई गरीबी, सामाजिक वैज्ञानिक गरीबी को विभिन्न संकेतों के माध्यम से देखते हैं। आमतौर पर संकेतकों का उपयोग आय और खपत के स्तर से संबंधित करने के लिए किया जाता है। मतलब उसमें आय, इनकम और कंजप्शन के लेवल को देखते हैं, लेकिन आप गरीबी को अन्य जो है सामाजिक संकेतों को के जरिए भी आप जो है देख सकते हैं, जैसे निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण सामान्य प्रतिरोध की कमी, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, नौकरी के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल तक पहुंच की कमी, स्वच्छता आदि के माध्यम से देखा जाता है। तो हम गरीबी को जो सामाजिक पैरामीटर्स होते हैं कि उन जिसमें कुपोषण देखते हैं हम गरीब लोगों में, उनमें जो है उनको स्वच्छ पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजों में जॉब नहीं मिलती है और जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, यानी पढ़ाई तक भी उनकी पहुंच नहीं होती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनका जो है सोशल साइंटिस्ट अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि भारत में जो है इतने लोग जो है गरीब हैं। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। तो किस प्रकार से पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट जो है वो पॉवर्टी को कैसे जो है पैरामीटर उसके लिए सेट करते हैं, ये देखेंगे। तो पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट लुक एट पॉवर्टी थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। तो दे लुक एट पॉवर्टी थ्रू ए वैरायटी ऑफ indicators. Usually, the indicators are used to relate to the levels of income and consumptions. But now, poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of journal resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water and sanitation. तो ये सब चीजों की कमी जिनके पास होती है उनको जो है गरीब माना जाता है और जो है गवर्नमेंट जो है फिर उनको जो है ये सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए जो है गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। इसलिए जो है जो सोशल साइंटिस्ट होता है वो इन इंडिकेटर्स पर जो है स्टडी करता है कि जो लोग गरीब हैं उनके कितने वो पढ़े लिखे होते हैं, उनमें पानी की स्वच्छ उनको साफ पानी पीने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उनके हेल्थ सेंटर तक उनकी पहुंच है या नहीं है, और उनको किसी प्रकार का जो है न्यूट्रिशन की कमी ना हो, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो। तो इसी कारण जो है गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाती है और जो सोशल साइंस के जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन इंडिकेटर्स पर स्टडी करते हैं और उसके आधार पर जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाती है। तो जब हम पॉवर्टी को देखते हैं तो उसमें जो है ये इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्स में
कि पॉवर्टी के जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो इंडिकेटर्स आपको बताने पड़ेंगे। इनकम एंड कंजप्शन हो गया, और इलिटरेसी लेवल हो गया, लैक ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, और लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर हो गया, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गया। तो दिस आर द इंडिकेटर्स which are included in poverty। तो इसको अब हिंदी में समझते हैं, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स जल्दी से एक्टिव हो जाइए। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरी रेगुलर क्लास देखते हैं उनका जो है टॉपिक ये अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हम कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो गरीबी रेखा आय और उपभोग के स्तर के आधार पर गरीबी को मापने की एक विधि है। तो जो गरीबी रेखा क्या है, तो यह आय के लेवल के आधार पर गरीबी को मापने की एक विधि है। गरीबी रेखा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण न्यूनतम स्तर की भोजन आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक और चिकित्सा आवश्यकता आदि के माध्यम से किया जाता है। तो इनके आधार पर क्या है, गरीबी को देखा जाता है। इन भौतिक मात्राओं को उनके मूल्यों से रुपयों में गुणा किया जाता है। तो पॉवर्टी जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए क्या किया जाता है कि गरीब लोगों के पास जो ये भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए उनकी क्वांटिटी को और उनके मूल्यों से रुपयों में गुणा किया जाता है। भारत में गरीबी की गणना जो है कैलोरी आवश्यकता के आधार पर की जाती है, और जो भारत में गरीबी की जो गणना है वो वांछित इतनी कैलोरी के आधार पर भी की जाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में इस तरीके से जो है कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी है। तो एग्जाम से में पूछ सकते हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 2400, और शहरों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और इसी के आधार पर जो है गरीबी की गणना की जाती है कैलोरी के आधार पर भारत में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। इन गणनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए निर्धारित की गई थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षणों का करके समय समय पर जो है गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Poverty line is a method to measure poverty based on income or consumption levels. So this is important point which may be asked in the exams. Poverty line varies according to time and place. In India, the poverty line is determined through a minimum level of food requirements. So, how to determine a poverty line? Poverty line is determined through a minimum level of food requirements, clothing, footwear, fuel, light, educational and medical requirement. So this is another important factor. Please note it down. These physical quantities are multiplied by
देयर प्राइस इन रुपीज। तो जो इनकी जो क्वांटिटी होती है उसको जो है उसकी कीमत से डिवाइड किया जाता है। तो in India, poverty is calculated on the basis of the desired calories requirements. The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas, and when we talk about urban areas, it is 2100 calorie per person per day in urban areas. On the basis of this calculation for the year we are talking about 2011 and 12, the poverty line for a person was mixed at 816 per month for rural areas। मतलब इतना तो उनके पास जो है पैसा होना ही चाहिए। और एक पर्सन को इतना जो है उनके पास पैसे होने चाहिए कैलकुलेशन करके। और एंड ₹1000 फॉर अर्बन एरियाज के लिए इतना होना चाहिए। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड periodically, तो नॉर्मली एवरी 5 years के बाद इसको जो है एस्टिमेटेड किया जाता है जो पॉवर्टी लाइन है कि इसमें कितने जो है संख्या गरीबों की बढ़ रही है या घट रही है, इस बात का अनुमान लगाने के लिए कि जो है पॉवर्टी लाइन से कितने लोग नीचे रह रहे हैं, क्या उसमें कुछ सुधार हुआ। जो गवर्नमेंट ने उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो नई पॉलिसियां लागू की है उनसे कुछ उनमें सुधार हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए जो है ये हर 5 साल में ये जो है एस्टिमेट किया जाता है बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेस carried out by the National Sample Survey Organization। तो ये अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन की जो गणना है वो प्रत्येक 5 साल में की जाती है और कौन करता है पॉवर्टी लाइन का, ये एक जो सैंपल सर्वे किया जाता है और ये कौन करता है, ये करता है NSSO NSSO। तो नेशनल, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछी जाती है कि NSSO stands for, तो it stands for नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप इसको नोट डाउन कर लो और समझ लो कि भारत में जो पॉवर्टी लाइन होती है उसका जो निर्धारण किया जाता है वो जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 साल में किया जाता है और उसमें जो है उसको पॉवर्टी लाइन पर जब डिटरमाइन करते हैं तो उसमें जो है फूड रिक्वायरमेंट्स का मिनिमम लेवल, क्लोथिंग, फुटवेयर, लाइट अरेंजमेंट्स, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, इन सभी पर क्या है फोकस किया जाता है। और फिर जो इनकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको उनकी कीमत से जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से जो है पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाता है और पॉवर्टी लाइन का प्रत्येक 5 साल में सर्वे किया जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो ये हमारा जो है कंटेंट है ये NCERT पर बेस है और ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो NCERT से ही आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम जो है इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक कर रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमिक्स में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो जाके देखिए। आप पिलर फॉर्म चैनल पे जाइए और वहाँ पर सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास देखिए। तो वहाँ पर आपको मेरी 24 वीडियो मिलेंगी जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट आपको 24 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने आपको जो है सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस का मौलिक अधिकार और जो है पावर शेयरिंग्स और डेमोक्रेसी इनके ऊपर करवाया है। ज्योग्राफी पे भी मैंने 3 क्लासेस हुई है, MCQ क्वेश्चंस की भी क्लासेस हुई है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पर भी हुई है
और जो इकोनॉमिक्स के भी हमारे कुछ टॉपिक्स हुए हैं और आज हम इकोनॉमिक्स का ही पॉवर्टी एज ए चैलेंज कर रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वही टॉपिक जो मैंने अभी तक जो है 24 जो कंसेप्ट आपको क्लियर करवाए हैं वो सभी कहीं ना कहीं एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप मेरी जो प्रीवियस क्लास की वीडियो है आप उनको जरूर देखिए और बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलिए कि वो लाइव क्लास को अटेंड करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप देखोगे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स के तो उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मैं कह रही हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सोशल साइंस सब्जेक्ट का। जो आप इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वीडियो के, वहां पर आपको जो मिल जाएगा लिंक और हमने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप जानकारी ले सकते हैं और आप जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, उसका आपको ही ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि एक तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक साथ जो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको, वहाँ पर आपकी एक दूसरे से कनेक्टिविटी होगी और एक दूसरे से आप वहाँ क्या होगा कि वहाँ पर जो नोट्स शेयर किए जाएंगे, स्टडी मटेरियल शेयर किया जाएगा, तो इससे आप ही को फायदा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक कर दीजिए और रेगुलर रहिए। जो स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर है, अदिति है, कोली है, संतोष है, ये जो हमारे बहुत सारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप रेगुलर रहिए। पूजा जाट है, ये हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कमजोर वर्ग, इस पर भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है कि आप जो है कमजोर वर्ग में किसे शामिल करेंगे, किस सामाजिक समूह को जो है गरीबी को कमजोर वर्ग में शामिल करेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो कमजोर वर्ग, गरीबी की चपेट में आने वाले सामाजिक समूह, अनुचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसी तरह आर्थिक समूहों में सबसे कमजोर समूह, यहाँ पे हम सामाजिक समूह में बात कर रहे हैं। एक सामाजिक समूह में सबसे कमजोर कौन है? सामाजिक समूह में सबसे कमजोर, देखो कैटेगराइज अलग अलग किया गया है। आपको कंसेप्ट को पकड़ना है कि इसमें सामाजिक समूह की बात करिए कि उसमें कौन सा कमजोर वर्ग है। उसमें अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और जो ट्राइब कास्ट होती है वो आती है। और इसी तरह जो आर्थिक समूह की अगर हम बात करते हैं उसमें सबसे कमजोर समूह जो होता है वो ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और शहरी आश्रमिक श्रमिक परिवार होता है। यानी गांव और शहरों में रहने वाला जो श्रमिक परिवार होता है वो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर होता है। हाल में एक अध्ययन हुआ है, उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति को छोड़ दें तो अन्य सभी 3 समूह अर्थात अनुसूचित जाति, ग्रामीण खेतीहर मजदूर और शहरी श्रमिक परिवार जो है 1990 के दशक में गरीबी में जो है गिरावट देखी गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि सामाजिक समूह में सबसे जो कमजोर वर्ग कौन सा है और आर्थिक समूह में कमजोर वर्ग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाला कृषि श्रमिक परिवार और आश्रमिक श्रमिक परिवार है। अब इसी को इंग्लिश में समझते हैं। देखो, vulnerable groups which are included in social groups, vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe caste. Similarly, among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agricultural labor
लेबर एंड हाउस होल्ड्स एंड अर्बन, और हम अर्बन एरिया में बात करें तो कैजुअल जो लेबर हाउस होल्ड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, all the other three groups have seen a decline in poverty in the 1990s. अब अंतरराज्यीय असमानताएं देखते, इस पर क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि भारत में जो 29 स्टेट्स हैं उसमें जो है सबसे गरीब स्टेट्स कौन सी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो अंतरराज्यीय असमानताएं, भारत में गरीब लोगों का जो अनुपात है हर राज्य में समान नहीं है। तो ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में फैक्ट्स पूछ लेते हैं। तो जो यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, नोट डाउन कर लेना। 33.7 और 32.6% के गरीबी अनुपातों के साथ बिहार और ओडिशा जो दो सबसे गरीब राज्य बने रहे हैं। तो भारत के सबसे गरीब राज्य जो है बिहार और जो है ओडिशा है, और इनका जो प्रतिशत है वो भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि जो 33.7% है वो जो है वो बिहार का है, और ओडिशा का है 32.6। तो जो उड़ीसा है वो सबसे जो है सबसे गरीब राज्य है। तो पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वो ओडिशा जो है सबसे गरीब है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबी अधिक है। यहाँ पर जो ये क्षेत्र अब हम डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि देखो सबसे गरीब राज्य भारत का आ जाए तो वो उड़ीसा है। यहाँ पर गरीब जो राज्य है उड़ीसा है, और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो शहरी गरीबी है वो अधिक है। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछा गया है कि किन किन राज्यों में जो है शहरी गरीबी सबसे अधिक होती है, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबी अधिक देखने को मिलती है। फिर आगे देखते हैं कि केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में गरीबों में गिरावट देखी गई है। यानी यहाँ जो है गरीबों की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसमें सुधार देखने को मिलता है। पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, परंपरागत रूप से उच्च कृषि विकास दर की मदद से गरीबों को कम करने में सफलता मिली है। यहाँ पर यानी लोग एग्रीकल्चर करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो है लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर जो किसान है उनकी जो स्थिति है वो अच्छी है पंजाब और जो हरियाणा के किसान हैं बाकी देशों बाकी राज्यों के मुकाबले में। तो आज क्या जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में इसी जो है कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और यही पूछा गया सबसे भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, और उनका प्रतिशत पूछा गया एग्जाम्स में। ये पूछा गया सबसे अधिक शहरी गरीबी किन राज्यों में है। इस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ऑप्शंस में अगर उसमें पंजाब हरियाणा दे रखा तो समझ जाओ कि यहाँ तो किसान संपन्न है। अगर उसमें केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिल, गुजरात है तो यहाँ पर भी जो है इतना शहरी गरीबी अधिक नहीं है। शहरी गरीबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। फिर अगर हम केरल की बात करें तो केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है, और यानी हमने देखा था ना पीपल एज ए रिसोर्स पर, यहाँ पे जो हर कंसेप्ट जो है जो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट यहाँ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैंने पीपल एज ए रिसोर्स का चैप्टर पर क्लास हो चुकी है आपकी, वो आप जो है फिल्म चैनल पर जाकर जो है मेरी क्लासेस देख सकते हैं। उसमें मानव संसाधन के विकास पर ध्यान देने के लिए वहाँ पे जो है एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उनके जो है टेक्निकल और उनके जो
हेल्थ, उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इन हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशन तक, हर बच्चे को एजुकेशन तक पहुंच होना, ये कुछ तरीके होते हैं जिस पर केरल राज्य ने ध्यान दिया हुआ है। और केरल में ही जो है ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपयोगों ने गरीबी कम करने में मदद की है। तो यानी पश्चिम बंगाल में जो है लैंड इम्प्रूवमेंट के जरिए क्या है, गरीबी को कम करने पर ध्यान दिया गया था। तो इस तरीके से जो राज्य के संदर्भ में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि केरल में किस प्रकार से जो है गरीबी को कंट्रोल किया गया, पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से गरीबी को कंट्रोल किया गया, इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर अगर बात करें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, तो यहाँ पर क्या किया गया था, गरीबी को कंट्रोल करने के लिए तो खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण सुधार किया गया था। जो वेयर हाउस स्टोर सिस्टम होता है उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया गया था, उसके इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया गया था। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है गरीबी को कंट्रोल किया गया था। तो एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारत के किस राज्य में जो है गरीबी को कम करने के लिए खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण सुधार पर ध्यान दिया गया था। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनका नाम आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलती हूँ जो क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से जो है ये पॉवर्टी एज ए चैलेंज को पढ़ा जाता है। और मैंने पीपल एज जो है इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर करवाया था कि पीपल एज रिसोर्स, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने बताया था कि जो पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है उसमें जो एजुकेशन के लेवल को और जो है हेल्थ को और एजुकेशन को जो है शामिल किया जाता है उसमें। और इसी प्रकार से जो है इसमें भी जो है ध्यान गरीबी को कम करने के लिए जो है अलग अलग राज्यों ने क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। और तो ये इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अभी इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Interstate disparities in India, the portion of poor people is not the same in every state. Bihar and Odisha continued to be the two poorest states with poverty ratio of 33.7 and 32.6% respectively. Urban poverty is high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal saw a decline in poverty. Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rates. Kerala has focused more on human resources development. So you can see why do we need to focus on human resource development. You can see my previous class in platform channels. In West Bengal, land reform measures have helped in reducing poverty. In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food grains is responsible for the improvement. So this is important point. Andhra Pradesh and Tamil Nadu focused on public distribution of food grains. अब देखते हैं कि गरीबी के क्या क्या कारण होते हैं। आपको पहले अपना कंसेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप जो है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस होते हैं तो आपको कई बार अगर उसका आंसर डायरेक्टली नहीं आता है तो जब आप 4 ऑप्शन देखते हैं
तो उन और आपको कंसेप्ट की समझ होती है तो आप एलिमिनेटिंग मेथड के जरिए भी क्या है उसका आंसर जो है सही दे सकते हैं। तो गरीबी के कारण देखते हैं, भारत में गरीबी के कई कारण हैं। ब्रिटिश नियंत्रण में भारत का आर्थिक विकास निम्न स्तर का था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये जो किसान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इतने जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारे लिए जरूरी है? जरूरी है क्योंकि भारत की जो 26 करोड़ जनसंख्या है वो गरीब है, तो उनको सभी को भरपेट भोजन मिले, इसलिए जो है इकोनॉमिक विकास पर ध्यान दिया गया था, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। तो इसलिए जो है सस्टेन डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया था कि हमें जो है विकास, आर्थिक विकास भी करना है, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज को भी बचाना है, इसलिए जो है सस्टेन डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। किस तरीके से हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि वो वेस्ट ना हो और फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन आने वाली है वो उनके लिए बचे रहे, सभी को जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको स्वच्छ पानी मिल सके, तो इसलिए जो है उसका यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छे ढंग से किया जाना है। यही जो है सतत विकास में इस कंसेप्ट का विकास हुआ था कि गरीबी को दूर करने के लिए जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है और इसके लिए टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे जो है हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका ह्रास होता है। लेकिन गरीबी को दूर करने के लिए जो है तो फिर एक नया कंसेप्ट आता है सतत विकास के, हमें जो है अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि उनको वेस्ट नहीं करना है और उनका जो है उचित उपयोग करना है। औपनिवेशिक सरकार की नई नीतियों ने जो क्या किया था, जो हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया था और उद्योगों के विकास को भी हतोत्साहित किया था। तो ये हम ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने इस तरीके से जो हमारे उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था, इस जिसकी वजह से फिर भारत जब आजाद होता है तो भारत को हरित क्रांति की शुरुआत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट इसी से जुड़ा हुआ है कि भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी और उस हरित क्रांति में ही लोगों को जो है खाद्यान्न, सभी लोगों को जो है भोजन मिल सके, इसके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार के टाइम क्या हुआ था, भारत में जो है बहुत ज्यादा लोग गरीब थे और हस्तशिल्प बर्बाद हो चुका था, उद्योगों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो विकास की निम्न दर और जनसंख्या में वृद्धि ने संयुक्त रूप से प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को बहुत कम कर दिया था। एक तो विकास दर नहीं है, यानी उद्योगों कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है, दूसरी तरफ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, सभी लोगों को भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए जो है आर्थिक विकास करना जरूरी हो जाता है। सिंचाई के प्रसार और हरित क्रांति के साथ कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर पैदा हुए। तो यही वजह थी हरित क्रांति लाने की, क्योंकि भारत में गरीब लोग ज्यादा थे, लोगों को खाने को भोजन नहीं था, तो इसलिए भारत को आत्मनिर्भर भी बनना था और जो गेहूं का निर्यात है उसको भी रोकना था, इसलिए जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हालांकि ये सभी नौकरी चाहने वालों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो कृषि क्षेत्र में जो है रोजगार पैदा हुआ। हरित क्रांति की जब शुरुआत होती है तो उसमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और जब भारत आजाद होता है तो ज्यादा लोग जो है, लोगों को रोजगार सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलता था। मैंने जो है इकोनॉमिक्स का 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को भी पढ़ा है, आप उसको भी जाके समझिए। इस तरीके से जो ये इकोनॉमिक्स के जो ये सभी चैप्टर है, टॉपिक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मैंने समझाया हुआ है कि
जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर आता है। और जब भारत को आज़ादी मिली तब जो है रोजगार सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिलता था। लेकिन आज अगर हम 2022 की बात करें तो सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। आज हमें हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है, जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, उसमें जो है लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में आज लोग कृषि करने में रुचि ना तो ज्यादा लेते हैं और ना ही ज्यादा जो है ऊंचाई भूमि है। तो इस वजह से जो अगर हम 2022 में बात करें तो आज जो है रोजगार के अवसर कहाँ ज्यादा मिल रहे हैं, वो हमारे टर्शियरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र में, आईटी के सेक्टर में लोग टीचर डॉक्टर ज्यादा बनना पसंद कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के में लोग जो गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, जो है इस तरीके से आप जो देख सकते हैं कि आज जो रोजगार के जो ज्यादा अवसर प्राप्त करते हैं वो हमारे तटीय क्षेत्र में प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी हम जो यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ हम हरित क्रांति के टाइम की बात कर रहे हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उसमें जो है कृषि एग्रीकल्चर में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हुआ था। तो इकोनॉमिक्स की जितनी भी मैंने क्लासेस हुई, मेरी बहुत सारी क्लासेस इकोनॉमिक्स की हुई हैं, वो आप प्लेटफॉर्म पर जाके देखिए, वहाँ पे आपको मेरी 24 जो है क्लासेस देखने को मिलेगी। यानी आपके 24 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको फिर कहीं से भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। Causes of poverty. There are various reasons which are responsible for poverty in India. So first of all, I'm going to talk about India under British control. India had a low level of economic development during the British India. New policies of the colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textiles. तो इसकी वजह से जो है भारत विकासशील देश है। भारत अभी तक डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि ब्रिटिश जो भारत पर जो ब्रिटिश सरकार का शासन था तब जो है भारतीय उद्योग धंधों की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। तो भारत में क्या है, लो रेट ऑफ ग्रोथ एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन भारत की बहुत ज्यादा है, combined to make the growth rate of per capita income very low. तो जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम वो बहुत कम है। With the spread of irrigation and the green revolution, तो after independence India in India we see the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sectors. So after the independence, we can see many job opportunities in the agriculture sectors. But when we talk about 2012, scenario is totally changed. Now in third sector, which is called tertiary sectors. So now in tertiary sectors offering many job opportunities. However, these were not enough to absorb all the job seekers. Okay. तो देख सकते हैं, अगर आपको पूछे कि जब हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है तो मैंने यहाँ आपको उसके जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताए हैं कि फर्टिलाइजर का उर्वरक शक्ति का इस्तेमाल किया गया, जो है कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया गया, यानी ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो है खाद्यान्नों की यानी कि जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ जाता है लेकिन जो एनवायरनमेंट को काफी नुकसान होता है। लेकिन ये उस टाइम पे जरूरी था, लोगों को रोजगार भी चाहिए था। तो उस टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड की थी। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करके जो है जो कंसेप्ट टॉपिक है उनको कंपैरिजन करके अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं।
उच्च गरीबी दर की एक अन्य विशेषता भारी आय असमानताएं रही है। देखो भारत में कुछ लोगों को ज्यादा सैलरी मिल रही है, कुछ को बहुत कम। ये भी गरीबी का कारण है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। तो समाजवादी यही तो कह रहे हैं, ये जो किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेस है, किसी के पास कम। तो समाजवादी कहते हैं कि सभी के पास जो है जो दुनिया के सभी जो व्यक्ति हैं उनके पास जो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उन पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए, ताकि वो उनका सभी का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठ सके और सभी लोग जो है एक अच्छा जीवन स्तर हो सके उनका। इसलिए जो समाजवादी वो कहते हैं भूमि और अन्य संसाधनों पर सबकी पहुंच होनी चाहिए। अगर इन पर सिर्फ कुछ लोगों की पहुंच होगी, इनका इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों को दे दिया जाएगा, तो क्या होगा, कुछ लोग तो गरीब हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कुछ लोग मालिक होंगे और कुछ लोग दास बन जाएंगे। तो इसलिए जो गरीबी का एक कारण यह भी है कि भूमि और जो अन्य संसाधनों का जो है असमान वितरण किया गया है। भारत में भूमि संसाधनों की कमी भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता रहा है, लेकिन नीति के उचित कार्यान्वयन से लाखों ग्रामीण गरीबों के जीवन में सुधार हो सकता है। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, जो 5 वर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती थी, वो बनाई गई थी ताकि जो है गरीब लोगों का जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। फिर छोटे किसानों को कृषि आदानों और जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां खरीदने के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए वो पैसे उधार लेते थे और गरीबी के कारण ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते थे। यानी कि सरकार अगर जो किसानों की मदद करना चाहती है तो वो उन्हें बीज, कीटनाशक जैसी दवाई खरीदने के लिए जो है कम इंटरेस्ट पर जो है लोन दे सकती है। तो इस तरीके से जो है गरीबी के कारण ये रहे हैं, एक तो कि उनको जो है भूमि और संसाधनों का असमान वितरण हुआ, किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीन है। तो इस वजह से जो है भारत में गरीबी बढ़ रही है। और किसान जो है वो क्यों गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उसे बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और वो ज्यादा लोन लेता है। Another feature of high poverty rates has been the huge income inequalities. One of the major reasons for this is the unequal distribution of land. तो एक भू आंदोलन की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री को भी यहाँ कनेक्ट करके पढ़ोगे तो मजा आएगा कि उसने विनोबा भावे था जिसने की भू आंदोलन की शुरुआत की थी, भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ये एग्जाम्स में हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके बारे में। तो यहाँ मैं इसको कनेक्ट करती हूँ क्योंकि इस तरीके से आपको, तो उसने कहा, लोगों से उसने अपील की थी कि आप सभी जो बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है, वो अपनी जमीन है, जो गरीब किसान है जिनके पास जमीनें नहीं है, उनको जो है दान कर दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत विनोबा भावे ने की थी और ये तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से शुरुआत की थी कि उन्होंने जिनके पास ज्यादा जमीन थी उनको कहा कि ये भूमि का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, आप अपनी भूमि को दान में दीजिए। तो इस तरीके से है गरीबी को कम किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं अपनाने के। तो आप इस तरीके से भू आंदोलन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इससे कि आपका हिस्ट्री का भी कंसेप्ट क्लियर होगा और साथ में आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर की और भी ज्यादा समझ पैदा होगी। गरीबी विरोधी उपाय देखेंगे अभी। तो यहाँ पे थे, हम इंग्लिश में देखना था। So one of the major reasons for this is the unequal distribution of land and other resources. In India, we see lack of land resources has been one of the major causes of poverty. So lack of land is responsible for high rate in poverty, but proper implementation of policy, जो मैं विनोबा भावे की बात कर रही हूँ जिन्होंने भू आंदोलन की शुरुआत की, तो वो भी एक तरीका था इस गरीबी को दूर करने का। तो इस तरीके से नीति अपना सकते हैं।
तो proper implementation of policy could have improved the lives of millions of rural poor। तो उसने इसी की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। उन्होंने पहले गरीबी का कारण एक समझा कि लोगों के पास जमीन नहीं, लोगों के पास जमीन नहीं है, ये गरीबी का कारण विनोबा भावे ने समझा और भू आंदोलन को दान करने की शुरुआत की कि जिन लोगों का ज्यादा भूमि है वो दान करें। तो इस तरीके से ये पॉलिसी बन गई और इसको आप इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करें तो आप गरीबी को दूर कर सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स नीडेड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स like seeds, fertilizers, pesticides. So they used to borrow money and were unable to repay the loan because of the poverty। तो किसानों के पास जो है सीड्स फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसा नहीं है और इन्हें खरीदने के लिए वो लोन तो ले सकते हैं लेकिन वो उसको रीपे करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट्स को क्या है, उनको जो मदद करनी चाहिए कि वो सस्ते दामों पर सीड्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स खरीद पाए और उनको जो है लोन की सुविधा इस तरीके से दे सकती है गवर्नमेंट की जो वो अपनी फसल को बेचेंगे तब वो उसको पे कर सकते हैं। और तो इस तरीके से पॉलिसियां बनी भी हुई हैं कि अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसका जो है लोन माफ कर दिया जाता है। तो ये गरीबी के पहले जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो गरीबी का कारण देखते हैं कि गरीबी के क्या कारण है, फिर इसको दूर करने पर जब विचार मंथन किया जाता है तो कुछ पॉलिसी बनाई जाती है कि किस तरीके से गरीबी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। तो अब वही बात करेंगे कि गरीबी विरोधी उपाय की क्या करना चाहिए, कि किस तरीके से भारत में जो है गरीबी को कम किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो गरीबी विरोधी योजना को दो भागों में बांटा गया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पहले तो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है। और दूसरा गरीबी विरोधी कार्यक्रम बनाना है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो अभी मैं डिस्कस करूंगी। सेकंड जो योजना है कि गरीबी हटाने के लिए जो सरकार प्रोग्राम बनाती है उसकी बात है ये। इससे हम क्या है गरीबी को दूर कर सकते हैं। Anti-poverty measures. The current anti-poverty schemes is divided into two parts. First one is promotion of देखिए इस तरीके से जो एक टॉपिक जो दूसरे से रिलेटेड है, प्रमोशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकंड वन इज टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स। तो अभी हम जो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे टारगेटेड, वो हमारे एंटी पावर्टी प्रोग्राम की बात करेंगे उसकी। तो since it is India's growth has been one of the fastest in the world, there is a strong link between economic growth and poverty reductions। तो भारत में एक स्ट्रॉन्ग लिंक रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में और पावर्टी। भारत ने जोड़ा ये है कि अगर गरीबी मिटाना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ करनी ही करनी है। तो ये पॉलिसी आप जब आगे पढ़ोगे तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाएगी किस तरीके से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पावर्टी को रिडक्ट करती है, रिडक्ट करेगी। सम ऑफ द स्कीम्स की चर्चा हम आगे करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सम स्कीम्स। एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझा था, ये इम्पोर्टेंट है। ये हमारी योजनाएं हैं एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में इनमें से पूछा जा सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सुनिश्चित करना। प्रत्येक परिवार को जो 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाए। इसका उद्देश्य सूखे वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव के कारणों को दूर करने के लिए सतत विकास करना है। यानी सूखा को रोकना है, मिट्टी के कटाव को रोकना है। मैंने बताया था सस्टेन डेवलपमेंट करना है,
यानी हमारी नेचुरल रिसोर्सेस को बचाते हुए हमें इकोनॉमिक आर्थिक विकास करना है, और वो आर्थिक विकास हमें किस तरीके से करना है, वो हमें सतत विकास के जरिए करना है, यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनको भी बचाना है। और जो इसमें जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है, इसमें नौकरियों का 1/3 महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। दूसरी जो योजना है वो है 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। और 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है ये है, इनका उद्देश्य जो है ग्रामीण और छोटे शहरों में सब रोजगार के अवसर पैदा करना होता है। तो ये कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स होते हैं। और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान करना था। तो इस तरीके से ये कुछ योजनाएं हैं। 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सुविधाएं देना था। तो 2000 में जो प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना है, ग्रामों का उदय किस प्रकार होगा, जो वहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सुविधाएं के लिए सहायता दी जाएगी। और 1999 में जो स्वर्ण जयंती थी ग्राम स्वरोज रोजगार, इसमें भी इसका उद्देश्य था कि गरीब परिवारों को लोन और सब्सिडी दी जाए, वो स्वर्ण जयंती थी। तो इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना was launched. The program aims at bringing the assisted poor families above the poverty line by organize them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy. तो इसमें सिर्फ जो है बैंक क्रेडिट और सब्सिडी की बात की गई है, और जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है उसमें जो है बुनियादी बेसिक फैसिलिटीज की बात की गई है, जैसे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है। ये इस तरीके से हमारे सामने चुनौती है गरीबी, और इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर हमें जो है, और हमें फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, पॉपुलेशन को कम करना होगा, जो है वीमेन को एम्पावर करना होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए से हमें जो है पॉवर्टी को कम करना है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि NFWP स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो आंसर है वो है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। तो NFWP स्टैंड फॉर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो काम के लिए हिंदी में इसका है काम के लिए राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम। काम के लिए राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इस तरीके से एग्जाम से फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। मैंने आपको NNSSO की फुल फॉर्म बताई थी, वो आप जो चैट बॉक्स में बताइए कि NSSO की फुल फॉर्म क्या थी, वो आप चैट बॉक्स में लिखिए।
बाद में कौन सा सामाजिक समूह गरीबी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? सामाजिक समूह में मैंने बताया था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आश्रमिक मजदूर। तो which social group is most vulnerable to poverty in India? तो scheduled caste, tribe caste and casual laborers. All of the above are included in vulnerable social group. तो ये मैं बता रही हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा है। तो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया इज तो एज पर प्राइसेस तो इसका आंसर है 328 रुपीज। तो इस तरीके से जो है इस पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया इज एज पर 1999 to 2000 प्राइसेस। तो इसका आंसर है 328 रुपीज। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं फिर एक नए कंसेप्ट के साथ। तो इस तरीके से जो मेरे ये सभी इकोनॉमिक्स के टॉपिक करा है, आप मेरी 24 जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको देखिए जाके, आपको आपकी एक जो है कंसेप्ट क्लियर होगा, बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी।